Yes, hello everyone. This is Jyoti Sukla and welcome to all in this channel. Let's study basics with me. So yes friends, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पर सीटेट के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जो लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में हुआ था, क्योंकि अभी आपका इस बार भी दिसंबर 2022 से लेकर के 2023 तक आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि आपको एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आइडिया मिल सके और उसकी एक प्रैक्टिस बन सके। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न मालूम रहेगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से कोई एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप टैकल कर सकते हो। तो कल हमने 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन में। तो 11th नंबर क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट चिल्ड्रेन, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, चिल्ड्रेन इनटू फिक्स्ड ग्रुप बेस्ड अपॉन इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, इट इज़ इनकन्वीनियंट फॉर टीचर्स, इट इज़ inconvenient for school and it does not allow children to compete among themselves across group. Fourth option is the concept of IQ is not stable and it also lead to labeling ऑफ चिल्ड्रेन। तो इसको हिंदी में भी मैं एक बार रीड कर देती हूँ। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धिलब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि अब देखो क्या कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी बच्चे को का सेग्रीगेशन नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि आईक्यू के आधार पर ये जो बुद्धिलब्धि है, बुद्धिलब्धि मतलब आईक्यू के आधार पर उसको अलग अलग सेक्शन नहीं किया जाना चाहिए। क्यों अलग सेक्शन नहीं किया जाना चाहिए? तो इससे क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन, यह अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। यह विद्यालय के लिए असुविधाजनक है, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह बच्चों को एक दूसरे के साथ अंतः सामूहिक प्रतिस्पर्धा नहीं करने देता, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चों का सेक्शन हो जाता है ना तो वो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनके जो वो जानते हैं, वो अपने पीयर ग्रुप में ना बहुत अच्छे से समझते हैं। अगर उन्हें कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो अपने फ्रेंड से एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, उनके अंदर कॉम्पिटिशन की भावना बनी रहती है। अदरवाइज अगर हमने कमज़ोर बच्चों का एक सेक्शन बना दिया ना तो वो किससे कंपटीशन करेंगे? वो बोलेंगे चलो यार यहाँ पर तो सब अपने ही जैसे हैं, पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज गिवन, बुद्धिलब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और ये बच्चों को चिन्हित करने के लिए, तो ये भी ऑप्शन आपका सही गलत हो गया। तो आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज थर्ड नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन इज गिवन हियर, अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर बहुत ही ज़्यादा फेमस जो है मनोवैज्ञानिक हैं यहाँ पर शिक्षा शास्त्र में, इट मीन CDP में। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मोड स्ट्रेटजी विद इन अ क्लासरूम बिकॉज, तो क्या दिया है, फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन हियर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इट हेल्प एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंस, इट हेल्प इम्प्रूव जनरल इंटेलिजेंस, इट हेल्प टू क्रिएट अ स्टार स्टूडेंट, इट हेल्प इम्प्रूव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो जो हार्वर्ड गार्डनर है ना, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। ठीक है, ये जो बोलते हैं कि बच्चे में, किसी भी बच्चे के अंदर जो होता है वो एक तरह की इंटेलिजेंस नहीं होती है, उसके अंदर कई तरह की बुद्धि होती है। वो मैथ भी पढ़ सकता है, साइंस भी पढ़ सकता है, सोशल साइंस भी पढ़ सकता है, इवन वो डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है, IAS PCS सब कुछ बन सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह की बुद्धि होती है। ठीक है, बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट का अलग अलग कहना होता है, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर जो होते हैं वो, उनका यही मानना है कि जो बुद्धि होती है वह बहुबौद्धिक होती है। ठीक है, अब जब ये ऑप्शन आपका सही हो गया तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यह सामान्य बौद्धिकता को बढ़ावा देने में मददगार है, बिल्कुल नहीं। और ये तारक यानी कि स्टार विद्यार्थी बनाने में मददगार है, बिल्कुल नहीं। ये भी आपका व्यवहारिक बौद्धिकता, तो ये भी नहीं है, बिल्कुल बाकी सब गलत है। तो आपका जो सही ऑप्शन है दैट इज फर्स्ट नंबर, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबौद्धिकता मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होता है वो होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 13th नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर दिया है द 2 वर्ड utterances often used by young children between 1.5 to 2.5 year age are called। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो 1.5 साल से लेकर 2.5 साल के बच्चे होते हैं वो जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओवर एक्सटेंशन ऑफ स्पीच या टेलीग्राफिक स्पीच या न्यूलॉजिज्म बोला जाता है या बैबलिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही है, इट मीन्स टेलीग्राफिक स्पीच। इसको एक बार मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ। 1.5 साल से लेकर 2.5 साल की उम्र के बच्चे द्वारा अक्सर द्विशब्दी जो उच्चारण, 2 शब्द का ही उच्चारण करते हैं ना, 1.5 साल से लेकर 2.5 साल के, तो इनको क्या कहते हैं? तो आपने देखा कि तार प्रेषित वाचन जो है वो बोलते हैं। वाचन का अधि विस्तारण नहीं है, नववाद नहीं है, बकवाद नहीं है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन यानी कि टेलीग्राफिक स्पीच जो है वो सही हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 14th नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर दिया हुआ है, मेन जनरली थिंक विद देयर हेड। देखो
कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि जो आदमी होते हैं, ठीक है, मतलब जो मेन होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, मेन मनुष्य, मनुष्य में तो आपका लेडीज और जेंट्स दोनों आ जाएंगे ना, मतलब जो जेंट्स होते हैं वो हेड से, वो दिमाग से सोचते हैं, और जो लेडीज होती हैं वो दिल से सोचती हैं। तो ये क्या दिखाता है? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप दिखाता है, या जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन टू सेक्स दिखाता है, या जेंडर कॉन्स्टेंसी दिखाता है? तो यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप दिखाता है, मतलब रूढ़िवादिता दिखा रहा है। ये बहुत ही रूढ़िवादिता जो होती है ना, जिसमें लोग जो है लड़कों को कुछ और लड़कियों को कुछ और ही समझते हैं, जबकि हैं तो दोनों ही, दोनों में पोटेंशियल होता है। यहाँ पर हिंदी में भी दे सकते हो, पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं हृदय से सोचती हैं। यह क्या दर्शाता है? लैंगिक विभेदीकरण दिखाता है? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। विभेदीकरण नहीं, बल्कि लैंगिक रूढ़िवादिता दिखाता है, स्टीरियोटाइप दिखाता है। दोनों लिंग के बीच आनुवंशिक भेद? बिल्कुल नहीं। लैंगिक स्थिरता? नहीं। देखो, इस तरह के ना क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा सकता है कि एक आदमी है जो सोच रहा है कि, जो ये कह रहा है कि लड़कियां जो होती हैं वो मैथ नहीं लगा सकती हैं, और लड़के जो हैं वो केवल मैथ लगा सकते हैं। तो ये क्या दिखाता है? तो ये भी आपका यही लैंगिक रूढ़िवादिता ही दिखाता है, ठीक है। उसी तरीके के आपसे ये बोला सकता है कि लड़कियां जो होती हैं वो केवल डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर नहीं बन सकती। तो ये भी स्टीरियोटाइप को ही दिखाता है। तो इस तरीके के ना एग्जाम्पल्स सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें ना मालूम होनी चाहिए स्टीरियोटाइप क्या होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्ट्रेटजी वुड यू नॉट यूज़ इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम? तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में हमें क्या यूज़ नहीं करना चाहिए? पहला, यूज़ ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बाय टीचर, सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। नेक्स्ट है, रिलायंस ऑन नॉर्म रेफरेंस टू असेंबली असेसमेंट, वनली क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियो। देखो, हमने ये बोला था वनली वाले ऑप्शन ना तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं, ठीक है। क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। सेल्फ असेसमेंट भी होना चाहिए, एंड रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बाय टीचर्स ये भी होना चाहिए। तो वनली वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, इसलिए यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा नहीं है। तो अगर ये वाला गलत हो गया तो इसी ऑप्शन को हम क्या बोलेंगे? यही जो है वो सही है। इसको मैं यहाँ पर मिटा देती हूँ और यहाँ पर मैं टिक कर देती हूँ, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही है। एक बार मैं इसको हिंदी में भी पढ़ देती हूँ। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से कौन से मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है? तो जो प्रगतिशील कक्षा होती है ना, जो प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम होता है, वहाँ पर अध्यापक द्वारा मननशील और जनरल का इस्तेमाल भी किया जाता है। स्व मूल्यांकन एवं समकक्ष मूल्यांकन भी होता है। केवल, देखो केवल वाला, वही वनली वाला जो होता है ना वो गलत होता है, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा था। और पोर्टफोलियो भी बनाया जाता है। पोर्टफोलियो क्या है? इसमें हम देखते हैं कि बच्चे का किस तरीके का, मतलब कि किस तरीके से उनका प्रोग्रेस हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें पोर्टफोलियो में मेंशन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं 16th number question is, by inclusion of language and culture of the disadvantages and marginalized group within the school curriculum, a teacher can ensure equality in education, sympathy, and underprivileged group are वोकेशनल एजुकेशन स्पेशली फॉर अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना वो इक्विटी दिखाएगा, क्योंकि अगर किसी मतलब कि ऐसे बच्चों को, इसको मैं हिंदी में भी एक बार पढ़ लेती हूँ, वंचित और हाशिए पर, वंचित और हाशिए का मतलब क्या होगा? जिनको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, जैसे हम ट्राइबल्स की बात करें या फिर SC ST कम्युनिटीज़ की बात करें, या ऐसे लोग जिनको हम मतलब एकदम मार्जिनलाइज समझते हैं, तो उनकी भाषा और संस्कृति को अगर स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तो ये दिखाता है कि शिक्षा में साम्यता है ना, मतलब कि हम सबको लेकर के चलते हैं। समानता जो है ना वो बिल्कुल मतलब कि सही तो है। अगर साम्यता नहीं होता तो हम समानता शायद हम बोल सकते थे ना इस ऑप्शन में, लेकिन अगर साम्यता है ना तो साम्यता इज द बेस्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन आपका दिया हुआ है सुविधाजनक समूह के प्रति सहानुभूति, बिल्कुल नहीं। विशेषतः सुविधा वंचित समूह के लिए व्यावसायिक शिक्षा, ये भी गलत है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है शिक्षा में साम्यता। आगे हम चलते हैं 17th नंबर क्वेश्चन, ये है, चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेसेस कंटिन्यूअली चैलेंज इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन डिस्पाइट एडिक्वेट सपोर्ट, दिस कुड बी बिकॉज ऑफ। देखो, अगर कोई बच्चा ना मैथ नहीं समझ पा रहा है, क्या है, मैथमेटिक ऑपरेशन नहीं समझ पा रहा है ना, मैथ के कैलकुलेशन नहीं समझ पा रहा है, तो उसको कौन सा बीमारी है? ऑटिज्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिस्कैलकुलिया है? यस। जो डिस्कैलकुलिया होता है इसमें मैथ में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है ना, मैथ के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। और डिस्ग्राफिया क्या होता है? अगर लिखने में प्रॉब्लम होती है, मतलब राइटिंग में अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी को, तो उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया मतलब रीडिंग में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो हम उसको बोलते हैं कि वो कौन सा, मतलब किस बीमारी का शिकार है, तो वो डिसलेक्सिया का शिकार है। अगर हिंदी में अगर हम इसी को देख लें तो पर्याप्त समर्थन
प्रदान करने के बावजूद एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं में जो है चुनौती का सामना कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ है, इसको गणितीय वैकल्य, अच्छा हिंदी नाम ना बड़ा अजीब सा दिया हुआ है, तो बेटर होगा कि इन नामों को हम डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिसलैक्सिया, इन सबको हम हिंदी में, हिंदी नहीं बल्कि इंग्लिश में ही याद रखें। जो लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं, मोस्टली हमें मालूम है कि ज़्यादातर लोग जो है वो हिंदी में ही होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी, यहाँ फिर से नॉट भी दिया है, एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। अगर किसी को सुनने में दिक्कत है ना, तो हमें कौन सा मेथड या कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी चाहिए। यूज़ ऑफ सबटाइटल विथ स्क्रीन, वीडियो एंड मूवी। हाँ, अगर हम वीडियो मूवी दिखा रहे हैं और उसमें सबटाइटल का भी यूज़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। दिखा रहे हैं तो बेनिफिशियल होगा, हाँ, क्योंकि वो बच्चा जो है वो सबटाइटल देख करके समझ जाएगा। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ एक्सप्रेसिव बॉडी मूवमेंट एंड गेस्चर इन टीचिंग। हाँ, तो ये भी सही है। अगर कोई टीचर जो है वो हाथ हिला करके समझा रहा है, इट मीन्स अपना बॉडी मूवमेंट कर रहा है, तो उससे वो बच्चा जो है वो समझ जाएगा, भले ही उसको सुनने में दिक्कत हो रही हो। नेक्स्ट है सप्लीमेंटिंग ओरल कम्युनिकेशन। अच्छा, ओरल कम्युनिकेशन तो दिया है, लेकिन उसके साथ में दिया है टेक्सुअल विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो कुछ दिखा करके भी कर रहा है, तो ये उससे अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो भी समझ सकता है। नेक्स्ट, रिलायंस ऑन द वर्बलाइजेशन एज प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो प्राइमरी मोड है वो वर्बलाइजेशन है, मतलब सिर्फ और सिर्फ बोल के कर रहा है ना, इसका प्राइमरी जो मोटो है वो सिर्फ बोल के करा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर बोल के करेगा ना तो जो सुनने वाला बच्चा है वो नहीं कर पाएगा। तो ऑप्शन जो है वो मतलब कि अब यही वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है और गलत ही पूछा गया था, तो यही आपका चौथा नंबर सही हो जाएगा। इसका हिंदी में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावित नहीं होगी। तो वही चलचित्र के प्रदर्शन से उपशीर्षक का इस्तेमाल, तो बिल्कुल ये सही है। पढ़ाते हुए अभिव्यक्ति शारीरिक गतिविधि और संकेतों का इस्तेमाल होगा, तो भी सही है। मौखिक संप्रेषण के साथ शाब्दिक चित्र संप्रेषण का इस्तेमाल, ये भी सही है, क्योंकि मौखिक तो कर रहा है लेकिन उसके साथ में चित्र भी दिखा रहा है। संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक, केवल बोल करके पढ़ाएंगे तो क्या जिसको सुनने में दिक्कत है वो समझ पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 19th नंबर क्वेश्चन, डीप सीटेड टीचर prejudice about disadvantaged group can often revealed through an analysis of which of the following classroom process। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज है सीटिंग अरेंजमेंट डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास, encouragement of mastery oriented motivational style by the teacher, making reasonable accommodation for children with learning difficulty by the teacher. Fourth option is encouraging children to examine, resist and challenge the mechanical aspects of the education system। हिंदी में भी मैं इसको पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से किस कक्षाई प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूह के प्रति गूढ़ित पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें पूर्वाग्रहों की बात करनी है, तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कौन सा पूर्वाग्रह दिखा रहा है। तो लिंग, जाति और श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था, मतलब बैठने का जो जगह है ना वो लिंग जाति के आधार पर है, तो क्या सही है? यही तो रूढ़िवादिता है, ये तो खराब है, मतलब यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अध्यापक का निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा शैली को प्रोत्साहित करना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि निपुणता उन्मुखी अभिप्रेरणा, मतलब मोटिवेट वगैरह कर रहा है, मोटिवेशनल जो है बातें बोल रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अधिगम कठिनता अनुभव करने वाले बच्चों के लिए यथोचित समायोजन करना, ये भी बिल्कुल सही है। अगर किसी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कुछ अलग किया जाए। बच्चों को शिक्षा प्रणाली में यंत्रवादी पहलुओं का परीक्षण, प्रतिरोध और चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी बिल्कुल सही है कि बच्चे में अगर थोड़ा सा कंपटीशन की भावना रहेगी, थोड़ा सा वो लोग आपस में अच्छे से पढ़ेंगे उससे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर हम किसी को भी अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि कोई लड़की है तो उसको हम नीचे बैठा दें, या फिर कोई निम्न कास्ट का कोई व्यक्ति है तो उसको हम नीचे बैठा करके पढ़ाएं, जो अच्छी श्रेणी का है, जो IAS PCS का बच्चा है, या फिर कोई बढ़िया कैटेगरी से आता है उसको हम अलग से व्यवस्था करें, उसको मारे पीटे नहीं, बाकी सबको मतलब जो भी कुछ भी है, मतलब स्पेशल व्यवस्था किसी हम जाति के आधार पर नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर नहीं कर सकते, आर्थिक श्रेणी ये नहीं, पैसे वाला है तो हम उसको ज़्यादा स्पेशल अटेंशन देंगे, तो ये नहीं करना चाहिए। तो यही स्टीरियोटाइप है, यही जो है गूढ़ पूर्वाग्रह है। अच्छा, स्टीरियोटाइप नहीं बोलेंगे हम, गूढ़ पूर्वाग्रह, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 20th एंड लास्ट नंबर क्वेश्चन, क्रिएटिव इन क्लासरूम कैन बी इंकरेज्ड बाय द प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू
फर्स्ट ऑप्शन इज ज्वाइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शन, सेकंड इज इनकरेजिंग एंड ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग, डेवलपिंग गुड टेस्ट टेकिंग स्किल एंड लर्निंग कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब यहाँ पर हिंदी में भी देख लेते हैं, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। तो सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी किसी बच्चे को किसी क्लास की बढ़ानी है तो हम क्या करें, कैसा अवसर दें उन्हें। तो विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन करके क्या उन्हें हम ये बोल दें कि भाई बहुत ही अच्छा है, इनको हम अलग से उसके लिए सम्मेलन करा दे, तो इससे क्या होगा, क्या इससे क्रिएटिविटी होगी? बिल्कुल नहीं, ये नहीं है। मौलिक खोज और सोच को बढ़ावा देने के लिए बिल्कुल ये सही है। परीक्षा देने की बेहतर कौशल विकसित करने के अच्छा, परीक्षा देने का बेहतर कौशल विकसित हो जाने से कौन सा वो बहुत सृजनात्मक हो जाएगा? हाँ, क्रिएटिव तो नहीं हो जाएगा ना उससे बच्चा, क्योंकि उसे हो सकता है कि उसको हाँ आंसर राइटिंग स्किल अच्छे से आ जाए, वो एग्जाम में बहुत बढ़िया लिख ले, बहुत टॉप कर जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बच्चा बहुत क्रिएटिव है। ठीक है, क्रिएटिविटी जो होती है वो किसी में भी हो सकती है, हमें उसको उसके लिए मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट हम थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, आविष्कारिक सोच सीखने के लिए। अच्छा, ये भी थोड़ा सा ना डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सेकंड ऑप्शन जो है वो सबसे बेस्ट आंसर है, तो अगर आपको दो ऑप्शंस में सिमिलरिटीज दिखें तो जो बेस्ट ऑप्शन होगा हम उसकी तरफ जाएंगे। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन सेकंड हमें पहले ही मिल चुका है, इसलिए हमारा ये फोर्थ नंबर भी गलत हो जाएगा और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन। तो ये रहा आपका 10 क्वेश्चन हमने टोटल डिस्कस किए। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कुछ अच्छा फील कर पा रहे होंगे और अपने आप को अगर आपको समझ में आया तो कुछ पॉजिटिव वे में आप जा सकते हो और काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रयास कर सकते हो। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोग जो है इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें और जो है काफ़ी अच्छा हो सके लोगों के लिए। तो मिलते हैं किसी नए सेशन में, इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और 20 क्वेश्चन आज हमारा हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कितना क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।